हाय गाइस हाय वेलकम टू अनदर वीडियो। हमने पिछले लेक्चर में कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट कवर किया था, राइट? तो अब हम अपने थीम्स पे घुसते हैं, अपने चैप्टर्स पे एंटर करते हैं। चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हम आज डिस्कस करेंगे। आई होप आपने जो हमारा पहला वीडियो है कोल्ड वॉर से रिलेटेड वो देख लिया है आपने, बिकॉज जब तक आप वो वीडियो देख करके कोल्ड वॉर के कॉन्सेप्ट को समझोगे नहीं तब तक आपको आगे के चैप्टर्स नहीं समझ आएंगे, राइट? तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले जाकर वो देखो, राइट? जिन्होंने देख लिया स्टे ट्यून्ड यहाँ पर, एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब स्टार्ट करते हैं, राइट? चलिए आइए देखिए। ओके सो चैप्टर का, भाई ये क्या हो रहा है स्क्रीन को, एक सेकंड। हाँ चलो, हाँ। तो ये देखिए चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, राइट? अब देखिए पहले हम टाइटल को ब्रेक करेंगे, राइट? द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, राइट? एक एग्जांपल देखो, समझो, आप बताओ मुझे एक चीज़, राइट? मान लो आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, राइट? और उसमें 2 बच्चे हैं जो नेक्स्ट लेवल टॉपर से खतरनाक नंबर लाते हैं, राइट? और बाकी सब आप देखते हो ठीक ठाक नंबर ले आते हैं, राइट? अब जो 2 बच्चे हैं जो खतरनाक नंबर लाते हैं उसमें से मान लो जब 2 बच्चे खतरनाक नेक्स्ट लेवल पे नंबर लाते हैं तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि दोनों में से बेस्ट कौन है, राइट? जो ज़्यादा नंबर लाता है उसे हम बेस्ट मान लेते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे वाले का दबदबा, जिसे पहले वाले से थोड़े कम नंबर आ जाते हैं, उसका भी दबदबा बना रहता है, राइट? यू नो ठीक है। लेकिन मान लो दोनों में से कोई एक टॉपर है, उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए, राइट? तो पहले वाले का दबदबा बन जाता है। यही कॉन्सेप्ट है, हम देखते हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में होता क्या है? सबसे पहले देखिए, एंड का मतलब होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। और बाइपोलैरिटी देखिए, अब बाइपोलैरिटी को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। देखिए, बाय मतलब होता है 2, ठीक है? और पोलैरिटी मतलब होता है वर्ल्ड, ग्लोब, ठीक है? यानी कि आपकी जो दुनिया है वो 2 भागों में डिवाइडेड थी पहले। कैसे डिवाइडेड थी? अगर आपने कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट? दुनिया की एक साइड जो ईस्टर्न साइड थी वो हम देखते हैं कि यूएसएसआर के सपोर्ट में थी, या यूएसएसआर ने अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे बनाया हुआ था, राइट? और जो वेस्टर्न साइड थी हम देखते हैं कि वो यूएस के सपोर्ट में थी, यूएसए के सपोर्ट में थी, मतलब यूएसए ने अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे बनाया हुआ था, राइट? ये तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं फॉर द वेरी शॉर्ट, ठीक है? ऐसा नहीं है कि दुनिया की सारी कंट्रीज यूएस या यूएसएसआर को सपोर्ट कर रही थी। कुछ कंट्रीज थी जैसे इंडिया, घाना, इंडोनेशिया, ऐसी जो कंट्रीज थी ये किसी को भी सपोर्ट नहीं करती थी, ना यूएस को करती थी ना यूएसएसआर को करती थी, राइट? ये न्यूट्रल रहने की कोशिश करती थी, और दोनों ही के साथ रिश्ते अच्छे होते थे इनके, यूएस के साथ भी और यूएसएसआर के साथ भी, ठीक है? और ये सारी कंट्रीज जो न्यूट्रल रहती थी, जो ना ही यूएस को सपोर्ट करती थी ना ही यूएसएसआर के तरफ सपोर्ट अपना डालती थी, दोनों ही के दोनों ही से अच्छा खासा रिश्ता बनाए रखती थी, बट किसी के तरफ भी टिल्ट होकर के अपना सपोर्ट नहीं देती थी। तो इन सभी कंट्रीज ने, जो कंट्रीज किसी को भी खुल के सपोर्ट नहीं कर रही है, किसी के भी ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ना ही यूएस के नेटो को, ना ही यूएसएसआर के वॉर्सो पैक्ट को, इन सभी कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था, जस्ट अ सेकेंड, जिसका नाम था नैम। नैम, NAM। नैम का फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब इस टाइटल को भी आप ब्रेक कीजिए, नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि नॉन, नॉन मतलब नहीं, अलाइंड, अलाइंड मतलब जुड़ना, और मूवमेंट, मूवमेंट मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, राइट? नॉन अलाइंड मूवमेंट मतलब कि कुछ ऐसी कंट्रीज का समूह जो कि किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। नॉन अलाइंड, किसी भी साइड में अलाइंड नहीं है, किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है, ना ही यूएस से जुड़ा हुआ है ना ही यूएसएसआर से जुड़ा हुआ है, राइट? तो ऐसी कुछ कंट्रीज़ को हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर देखते हैं आते हुए, राइट? जैसे इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, राइट? गाना हो गया, और भी कुछ कंट्रीज़ थी, ठीक है? उसके बारे में उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वो जब कोल्ड वॉर का चैप्टर हुआ करता था आपके क्लास 12th में तब हम पढ़ा करते थे। बट अभी आपके लिए कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट समझना, और बस ये जो यूएसएसआर और नैम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको समझना है, राइट? आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है?
चलिए ये जो नैम जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर जो कंट्रीज आती थी ना उन्हें हम थर्ड वर्ल्ड भी कहा करते थे, राइट। फर्स्ट वर्ल्ड आपका हो गया जो यूएस वाली साइड जो है वो वर्ल्ड का एक हिस्सा हो गया, वर्ल्ड का एक हिस्सा हो गया जो यूएसएसआर की साइड है। और एक थर्ड वर्ल्ड भी यू नो थर्ड वर्ल्ड का भी एक कॉन्सेप्ट आता था जिसमें जो भी कंट्रीज नैम के साथ जुड़ी हुई है, नैम के साथ जुड़ी हुई है मतलब ना ही यूएस से अलाइंड है ना ही यूएसएसआर से अलाइंड है, राइट। ऐसी कंट्रीज नैम में जुड़ी थी और इन कंट्रीज को हम थर्ड वर्ल्ड में काउंट कर लेते थे, राइट। हाउएवर हमारा इस चैप्टर में नैम से कोई लेना देना नहीं है, आपको ये कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए तो टाइटल ब्रेक करने का मतलब आप समझ गए आई होप। एंड मतलब खत्म, बायपोलैरिटी, बायपोलैरिटी मतलब वर्ल्ड दो भागों में डिवाइडेड था, एक था यूएस की साइड एक था यूएसएसआर की साइड, ठीक है। अब इसका एंड हो गया, एंड हो गया मतलब दोनों में से कोई एक पावर गिर गई, ठीक है। दो पावर्स थी, राइट, एक थी यूएस की साइड और एक थी यूएसएसआर की साइड, ठीक है। इन दोनों ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा बढ़ाकर पूरी दुनिया को दो भागों में डिवाइड कर दिया। यूएस वालों ने वेस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न साइड ऑफ द ग्लोब, और यूएसएसआर वालों ने ईस्टर्न साइड ऑफ द ग्लोब, राइट। अब बायपोलैरिटी का मतलब होता है जब दुनिया दो भागों में डिवाइडेड थी, एक यूएस की साइड में और एक हिस्सा दुनिया का यूएसएसआर की साइड में। अब ये जो बायपोलैरिटी थी इसका एंड हो गया, इसका मतलब कि जो दो पावरफुल फोर्सेस थी यूएस और यूएसएसआर उसमें से कोई एक कोलैप्स कर गया, राइट। अब कौन कोलैप्स किया, कैसे कोलैप्स किया, ये सब हम यहाँ इस चैप्टर में देखेंगे, राइट। ठीक है, चलिए आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अगर अगर आपको कुछ समझ ना आए, चीज़ों में दिक्कत हो तो आप ज़रूर नीचे बताइए हमें, राइट, ताकि हम उस पर वर्क अपॉन कर सकें। जस्ट अ सेकेंड। हाँ चलिए, हाँ तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये एक इमेज दी हुई है बर्लिन वॉल की, राइट। इसे हम बाद में डिस्कस करें तो चलेगा, राइट, बिकॉज अभी डायरेक्टली आपको ये बताना आई डोंट थिंक ये सही हो, राइट। तो चलिए इसको आगे डिस्कस करेंगे। चलिए पहले आइए व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, सोवियत सिस्टम क्या था हम उसको समझेंगे, राइट। दो पावर्स थी यूएस और यूएसएसआर, यूएसएसआर को ही हम सोवियत सिस्टम कहते थे, राइट। चलिए आज मतलब बेसिक सेंस में अभी दोनों के बीच का डिफरेंस, सोवियत सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज एक्चुअली इज यूएसएसआर, वार्सो पैक्ट क्या था, सब डिटेल्स में हम यहीं देखेंगे, राइट। चलिए आ जाइए। तो यू नो हम देखते हैं कि 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन होता है तो रशियन रेवोल्यूशन के ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं यूएसएसआर का फॉर्मेशन होता है, राइट। इस यूएसएसआर के अंदर हम देखते हैं कि जस्ट अ सेकेंड, हम देखते हैं रशिया था, ठीक है, और रशिया के साथ 14 और कंट्रीज थी, ठीक है। टोटल में 15 कंट्रीज थे, राइट। टोटल में 15 कंट्रीज थी, डोमिनेशन रशिया का ही रहता था इस ग्रुप में, राइट। ये एक ड्रॉबैक भी था इस सिस्टम का, हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आ जाइए। अब देखिए आपको एक चीज़ हमने पिछले ही क्लास में बता रखी थी कि इनकी जो आइडियाज़ थी वो सोशलिज्म से इंस्पायर्ड थी, ये सोशलिज्म में बिलीव करते थे, राइट। सोशलिज्म मतलब जो देश है, जो सोवियत यूनियन है, जो यूएसएसआर है, उसका जो मार्केट होगा, उसका जो इकोनॉमी होगा, उस पर गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता था, राइट। और यूएस की आइडियोलॉजी हमने देखी थी, वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, राइट। वहाँ के मार्केट, वहाँ की जो इकोनॉमी होती थी उस पर गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी, बस रूल्स रेगुलेशंस बनाती थी और उसके हिसाब से प्राइवेट सेक्टर जो है फ्री था कुछ भी करने के लिए, है ना, बस आपको रूल्स रेगुलेशंस का ध्यान रखना पड़ता था, राइट। चलिए हाँ, तो होता क्या था ये जो अब सोशलिज्म का आइडिया इन्होंने इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसमें सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था, राइट। रशियन रेवोल्यूशन आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो चूँकि रशियन रेवोल्यूशन में सोशलिज्म का आइडिया बहुत फैल रहा था तो उसके ख़त्म होने के बाद भी इन्होंने वही आइडिया अडॉप्ट किया, राइट। चलिए होता क्या है, कोई भी बड़ा इवेंट होता है ना और उसके बाद की जो लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं उस इवेंट से इंस्पायर्ड होती है, राइट। जैसे आप हमारा फ्रीडम स्ट्रगल भी देखो, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा बात हुई, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, राइट। तो जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स के, इन सब चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, राइट। सो दैट इज़ द थिंग, ये होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ठीक है। चलो हाँ,
और रशियन रेवोल्यूशन में हम देखते हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी की भी बात की गई। इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर इक्वालिटी हो। ठीक है, चलिए। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब क्या हुआ था रशियन रेवोल्यूशन में, इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाने की बात की थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सरकार की नहीं है, किसी एक इंसान ने या किसी एक ग्रुप ने प्राइवेटली होल्ड करके रखी है, राइट। तो रशियन रेवोल्यूशन में ये बोला गया कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के होने की वजह से होता क्या है, जो उसके ओनर होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के, वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वीकर सेक्शंस, जो पुअर सेक्शन होता है उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उस प्रॉपर्टी पर फैक्ट्री बनाते हैं और फैक्ट्री को चलाने के लिए लेबर्स हायर करते हैं और उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा काम कराते हैं उनसे, राइट। तो उसके जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटा करके गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ताकि सबको इक्वली नज़र से देखा जा सके, राइट। एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाई जा सके, ये इनकी आइडियोलॉजी थी, राइट। चलिए, ठीक है, देखिए, इन डूइंग सो द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम गिव प्रेमेसी टू द स्टेट। यानी कि देखिए, अब चूंकि इन्होंने बोला कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, राइट, तो इन लोगों ने गवर्नमेंट की चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देना चालू किया कि हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। इकोनॉमी और मार्केट में स्ट्रिक्ट कंट्रोल हम देखते हैं गवर्नमेंट का होना चाहिए, राइट। चलिए, एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। हाँ, ऑफ कोर्स हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि इस वक्त जो है सोवियत यूनियन में हम देखते हैं वन पार्टी सिस्टम चलता था। एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन, वही कुछ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स निकालती थी जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते थे, और हम देखते हैं साथ ही साथ उन्हीं में से कोई चुन करके आ जाता था, सरकार बनाता था और पूरी मार्केट और इकोनॉमी को पूरे देश की, हम देखते हैं पूरे यूएसएसआर की कंट्रोल करता था बहुत स्ट्रिक्टली, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कोई भी अपोजिशन पार्टी हम देखते हैं अलाउड ही नहीं थी, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ेंगे वो सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी के होने चाहिए। अपोजिशन पार्टी अलाउड ही नहीं है। कैन यू अंडरस्टैंड, अपोजिशन पार्टी अलाउड ही नहीं है। जो कर रहा है वो कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ की जो है वही सरकार चला रही है, वही सब कुछ कर रही है, राइट। दिस वाज द सोवियत सिस्टम, माय गॉड। हाँ, इकोनॉमी को की जो प्लानिंग, इकोनॉमी की प्लानिंग का मतलब है कि हम अपने देश में क्या उगाएंगे, कैसे उगाएंगे, किसके लिए उगाएंगे, राइट। ये सारे डिसीजंस जो है गवर्नमेंट ही लेती थी, पूरे तरीके से इकोनॉमी को कंट्रोल जो है गवर्नमेंट ही करती थी, राइट। आई होप आप इसको समझ गए। चलिए, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, देखो यहाँ से ना, अगर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे होगे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि सोवियत सिस्टम के कुछ फीचर्स बताइए, राइट। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि ये जो है स्टेट को प्रायोरिटी देते थे, ठीक है, अपोजिशन अलाउड नहीं था, बस एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, इकोनॉमी पर पूरा कंट्रोल हम देखते हैं स्टेट का ही होता था। 3 पॉइंट्स तो आपके यही हो गए 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, राइट। उसके अलावा हम आगे अभी और फीचर्स देखेंगे, राइट। चलिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने कहानी चालू की थी कोल्ड वॉर की, है ना। अब देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक और चीज़ हुई थी कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ईस्ट यूरोपियन मतलब जो यूएसएसआर के करीब, रशिया के करीब जो कंट्रीज थी, ठीक है, यूएसएसआर सोवियत यूनियन के करीब जो कंट्रीज थी, उसने क्या किया, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मुझे एक चीज़ देखने दीजिए। द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फैसिस्ट फोर्सेस केम अंडर द, ओके, ठीक है, फैसिस्ट फोर्सेस का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। जब भी आपको कोई वर्ड वगैरह ऐसे समझ ना आए या भूल जाओ तो उसे गूगल में ज़रूर सर्च कर लेना, राइट। चलिए, देखिए, फैसिस्ट फोर्सेस इन द वेयर प्राइमरीली कंप्राइज्ड ऑफ नाजी जर्मनी मिलिट्री, ठीक है। तो हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे नाजी जर्मनी की जो फोर्सेस थी, हिटलर की जो फोर्सेस थी, उन्होंने ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़ पर कब्जा कर लिया था, राइट। ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़ पर कब्जा कर लिया था, और ये जो हम देखते हैं, हाँ, जो सोवियत यूनियन की जो आर्मी थी, ये ईस्ट यूरोप में घुसती है, जो फासिस्ट फोर्सेस थी, फासिस्ट फोर्सेस मतलब
हिटलर की जो आर्मी थी, नाजी जर्मनी की जो आर्मी थी, उसे निकाल करके बाहर फेंका ईस्ट यूरोप से और ईस्ट यूरोप को खुद के कंट्रोल में ले लिया, राइट। यानी कि ईस्ट यूरोप हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे फासिस्ट फोर्सेस ने उसे कैप्चर कर लिया था, राइट। हिटलर की आर्मी ने उसे कैप्चर कर लिया था, राइट। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सोवियत आर्मी जो है वो अटैक करती है फासिस्ट फोर्सेस पे जो कि ईस्ट यूरोप में थे, और फिर उनको हरा करके ईस्ट यूरोप को अपने कंट्रोल में ले लेती है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए ठीक है। और हुआ क्या, ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वहाँ पर जो भी, अब चूँकि वहाँ पर सोवियत आर्मी ने कब्जा कर लिया है, तो वहाँ पर जो भी इकोनॉमी की प्लानिंग होगी, देश जिस भी तरीके से चलेगा, वहाँ का मार्केट जिस तरीके से चलेगा, वो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी पर ही चलेगा, राइट। यूएसएसआर अपनी आइडियोलॉजी इम्पोज करेगा वहाँ पर, ठीक है। ऑफकोर्स यूएसएसआर ने वहाँ कब्जा कर लिया तो अपनी आइडियोलॉजी लगाएगा वहाँ पर, राइट। चलिए ठीक है। देखिए, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दिस कंट्रीज वर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर, ठीक है। देखिए, इन ग्रुप ऑफ कंट्रीज को सेकंड वर्ल्ड बोलते थे। सेकंड वर्ल्ड क्यों बोलते थे, फर्स्ट वर्ल्ड हम बोलते थे, मैंने बताया यूएस वाला जो सेक्शन था उसे, ठीक है। यूएस और उसके जो दोस्त थे उसका जो सेक्शन था, उन्होंने ग्रुप बनाया था नेटो, ठीक है। और उन्हीं ग्रुप ऑफ कंट्रीज को बहुत सारे लोग फर्स्ट वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वर्ल्ड का एक हिस्सा था जो यूएस की साइड में था, ठीक है, वेस्टर्न हिस्सा। और वर्ल्ड का जो ईस्टर्न हिस्सा है जो यूएसएसआर के कंट्रोल में है, उसे सेकंड वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। या फिर इसे सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहा जाता है। सोशलिस्ट ब्लॉक इसलिए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है वो सोशलिज्म को मान रही है, राइट, यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस की वजह से, राइट। ओके, चलिए। वॉर्सो पैक्ट एक मिलिट्री अलायंस था, हेल्ड देम टुगेदर, ठीक है। एक मिलिट्री अलायंस थी जिसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। उन्होंने इन सभी कंट्रीज को आपस में जोड़ कर रखा। यूएसएसआर के अंदर जितनी भी कंट्रीज थी, चाहे वो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज हो, राइट, या रशिया हो, चाहे बाकी जितनी भी कंट्रीज है वो, राइट, कुछ सेंट्रल एशिया की भी कंट्रीज थी यहाँ पर, ठीक है। इन सबको जोड़ने का काम करता था वॉर्सो पैक्ट, ठीक है। अब यूएसएसआर जो था वो लीडर था इस ब्लॉक का, ठीक। बिकॉज देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करते हैं आपका। देखिए, आते हैं यहाँ पर, आते हैं डॉक्स पे, एक सेकंड, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। खुल जा भाई, भाई मेरा ईमेल आईडी दिख रहा है, हाँ दिख भी जाएगा तो क्या कर लेगा, कोई सेलिब्रिटी थोड़ी है। लेट्स गो। देखिए, आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन, आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन हम देखते हैं, रशियन रेवोल्यूशन के बाद हम देखते हैं यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। हम देखते हैं यूएसएसआर के अंदर रशिया था, जस्ट सेकंड, इतने सारे रशिया था, और रशिया के साथ साथ हम देखते हैं 14 और कंट्रीज थी, ठीक है। रशिया था और 14 और कंट्रीज थी, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो है आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन, ये सिचुएशन थी यूएसएसआर की, ठीक है। आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन मतलब हम देखते हैं आफ्टर, कब खत्म हुआ था रशियन रेवोल्यूशन बताइए, 1917, ठीक है। चलिए, तो 1917 के बाद हम देखते हैं 1922 में एक पैक्ट हुआ था, इसको हम आगे पढ़ेंगे। 1922 में एक पैक्ट हुआ था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिससे फॉर्मेशन हो गया था यूएसएसआर का, फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर। और यूएसएसआर क्या था, हम देखते हैं रशिया और 14 कंट्रीज का समूह था, ठीक है। चलिए, ये क्रोनोलॉजी समझिए आप, ठीक, क्रोनोलॉजी समझिए। अब देखिए, हम देखते हैं 1945 के टाइम पे देखते हैं यूएसएसआर की आर्मी, या जिसे हम सोवियत आर्मी भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, यूएसएसआर की आर्मी या सोवियत आर्मी ने अटैक किया ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज पर, ठीक है। ईस्ट यूरोपियन ही था, आई होप आई एम करेक्ट, ठीक है। ईस्ट यूरोप, ठीक है। तो इन्होंने ईस्ट यूरोप की कंट्रीज पर अटैक किया, अरे भाई साहब, ईस्ट यूरोप की कंट्रीज पर अटैक किया जो कि अंडर कंट्रोल में था, जिसे कंट्रोल कर रही थी फासिस्ट फोर्सेस,
ठीक है। फासिस्ट फोर्सेस मतलब नाजी की जो आर्मी थी, ठीक है, हिटलर की जो आर्मी थी, ठीक है, ये इसे कंट्रोल कर रहे थे, राइट। आई होप आप समझ गए इसको, ठीक है। अब जब इन्होंने अटैक किया, यूएसएसआर की आर्मी में जब अटैक किया, यूएसएसआर की आर्मी ने जब इन पर अटैक किया, आफ्टर अटैक जो कंट्रोल था, एक मिनट थोड़ा और अच्छे से बताते हैं, इन्होंने यूएसएसआर की जो आर्मी थी इन्होंने डिफीट कर दिया यार, डिफीट कर दिया, हम देखते हैं फासिस्ट फोर्सेस को, ठीक है, फासिस्ट फोर्सेस को, स्पेलिंग ज़रा इग्नोर करना यार, फासिस्ट फोर्सेस को इन्होंने हम देखते हैं हरा दिया, ठीक है। अब आ जाइए, अब इस पे हुआ क्या, हराने के बाद कंट्रोल जो है वो चला गया यूएसएसआर के पास, ठीक है, जो ईस्ट यूरोप का जो कंट्रोल था, चलो पूरा ही लिख देते हैं, अटैक करने के बाद ईस्ट यूरोप का जो कंट्रोल था हम देखते हैं आ गया यूएसएसआर के पास, ठीक है। अब यूएसएसआर और यूएसएसआर मतलब रशिया और 14 कंट्रीज का समूह प्लस जो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थी उन्हें हम कह देते हैं सोशलिस्ट ब्लॉक या फिर आपका सेकेंड वर्ल्ड, ठीक है, समझ आया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। सोशलिस्ट ब्लॉक और यूएसएसआर के बीच का डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हो गया, राइट। यूएसएसआर कब बना, फिर सोशलिस्ट ब्लॉक क्या होता है, उसमें किसको किसको इंक्लूड करते हैं, राइट। जस्ट सेकंड, सोशलिस्ट ब्लॉक में कौन होता है, उसमें किसको इंक्लूड करते हैं, राइट। आई होप आप समझ गए, ठीक है, चलिए, ठीक है। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं सोवियत यूनियन एक बड़ी पावर उभर करके आई थी, ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं इसकी जो इकोनॉमी थी ना वो बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी थी, ठीक है, लेकिन यूएस से ज़्यादा डेवलप नहीं थी, ठीक है। चलिए, अब चलो इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। यूएस जो है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में चलता था, राइट। तो वहाँ पर जो है सारी चीज़ें बिजनेस ड्रिवन होती थी, ठीक है, सारा काम जो होता था वो प्रॉफिट बनाने के लिए होता था, ठीक है। अब चूंकि प्रॉफिट बनाने के नज़रिए से काम होता था तो वो ज़्यादा पैसे बना पाते थे, ज़्यादा पैसे बना पाते थे तो ज़्यादा डेवलपमेंट होती थी। इसलिए हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी वो बहुत डेवलप्ड थी, लेकिन यूएस से ज़्यादा नहीं थी, राइट। चलिए, ठीक है, चलिए। अब सोवियत यूनियन में हम देखते हैं कि इसका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क जो था यहाँ का बहुत अच्छा था, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज हम देखते हैं, ऑयल, आयरन, स्टील, ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल थी, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल थी। थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर ऑयल मिलता था, आयरन मिलता था, स्टील मिलता था, ठीक है। क्या क्या मिलता था ये सब जानना थोड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। ऑयल है, आयरन है, स्टील है, राइट। अभी भी ये सब मिलते हैं रशिया में, ठीक है, रशिया में और यूएसएसआर की जो भी प्रीवियस कंट्रीज थी उन पर अभी भी ये मिलता है, ये सब, राइट। चलिए, यूएसएसआर अभी नहीं एग्जिस्ट करता, ख़त्म हो चुका था ये 1991 में ही, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, देखिए, मशीन के प्रोडक्शन भी होती थी यहाँ पर, ठीक है। चलिए, देखिए, एक ऐसी कंट्री जो सोशलिज्म में बिलीव करती है, अब देखिए कोई कंट्री सोशलिज्म में बिलीव करती है इसका मतलब वो जो है सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचेगी, राइट। बिजनेस ड्रिवन उतना नहीं सोचेगी, प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगी। तो जब भी कोई प्रोडक्शन होगा तो ये मशीन में काम करने के बजाय ये जो है ह्यूमन लेबर को एम्प्लॉय करना ज़्यादा ज़रूरी समझेंगे ताकि सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ मशीन का प्रोडक्शन होता है, इसका मतलब कि ये लोग जो है ज़माने के साथ चलना थोड़ा बहुत जानते थे, थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत चलना जानते थे और मशीन से भी प्रोडक्शन ये लोग करते थे, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी था बहुत अच्छा, जो कि यूएसएसआर के कोने कोने को कनेक्ट करता था, राइट। चलिए, फीचर्स आपको 2-3 यहाँ भी मिल गए, ठीक है, कि यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं जैसे आयरन, ऑयल और स्टील, ठीक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्ट्रांग है, मशीन से प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। चलिए, ठीक है। एक इसकी डोमेस्टिक इकोनॉमी भी बहुत अच्छी थी, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें बनती थी, जैसे कि छोटे छोटे पिन भी बनते थे और बड़े बड़े कार भी बनते थे, राइट। चलिए,
हाँ, ये बात अलग है कि ये जो सामान बनाते थे उसकी क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन यूएस जितनी अच्छी नहीं थी। यूएस के जो दोस्त थे ना, ये लोग बहुत बढ़िया प्रोडक्शन करते थे, और उनके सामान की जो क्वालिटी होती थी, यूएस के दोस्तों की जो सामान की क्वालिटी होती थी, इनकी क्वालिटी उनसे थोड़ी-सी कम थी, राइट? सोवियत वालों की क्वालिटी उससे थोड़ी-सी कम थी, ठीक है? चलिए, हाँ। हम देखते हैं सोवियत यूनियन में सबको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है, राइट? मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब हर एक इंसान के पास घर होगा, मकान होगा, नौकरी होगी, एजुकेशन होगा, हेल्थ होगा, राइट? एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज़ सबको अच्छे से दी जाएगी, कोई भी उससे वंचित नहीं रहेगा, राइट? दैट इज़ द थिंग। चलिए, इसी को कहते हैं, देखिए, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब आप किस लेवल पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, राइट? अब कुछ लोग होते हैं पुअर सेक्शन, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा नहीं होता, राइट? उससे ऊपर होता है मिडिल क्लास, उनका थोड़ा बेटर होता है। कुछ होते हैं अमीर वर्ग, जिनका बहुत ज़्यादा बेटर होता है, राइट? तो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब हो गया कि सरकार कोशिश करती थी कि हमारे यूएसएसआर में जितने भी लोग हैं, हर एक इंसान को कम से कम एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, यानी कि उनके पास कम से कम रहने के लिए घर हो, रोज़गार हो, हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ उनको मिले इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम वगैरह, राइट? चलिए, हाँ, जो बेसिक चीज़ें होती थी जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर और अदर जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स थी, ठीक है? इसमें गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज़ दिया करती थी, राइट? ये चीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ में बिल्कुल नहीं होती, अमेरिका वगैरह में बिल्कुल नहीं। अमेरिका में अगर आपको हेल्थ फैसिलिटी लेनी है, कोई भी हेल्थ केयर की चीज़ आपको हेल्थ केयर की सर्विस लेनी है या एजुकेशन की सर्विस लेनी है, बहुत पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है? लेकिन यूएसएसआर में ऐसा नहीं होता था, वहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं एक इंसान की लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपको सब्सिडाइज्ड रेट में मिल जाती थी, राइट? चलिए, देखिए, जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसमें मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी हम देखते हैं सरकार ही कंट्रोल करती थी, ठीक है? देश की जितनी भी ज़मीनें थी, यूएसएसआर की जितनी भी ज़मीनें थी, प्रोडक्टिव एसेट्स का मतलब हो गया, देश में कुछ ऐसी-ऐसी जगहें होती हैं जो कि उसकी इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? जैसे आप हमारे देश का एग्ज़ाम्पल लो, तो हमारे देश में बहुत सारे कोल माइन्स हैं, और भी कई-कई तरह के माइन्स हैं जहाँ पे अलग-अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं, राइट? तो इन सभी जगहों को हम प्रोडक्टिव एसेट्स बोलते हैं। प्रोडक्टिव क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन को जन्म देते हैं और देश की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, राइट? तो ऐसे जगहों को हम प्रोडक्टिव एसेट्स कहते हैं। एसेट्स मतलब रिसोर्सेज, प्रोडक्टिव मतलब जो काम के लायक हो, राइट? चलिए, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी वहाँ पर, ठीक है? तो ये हो गया कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, राइट? जस्ट अ सेकेंड, आई होप आपको समझ में आ रहा है सारी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट? चलिए, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। चलिए, आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मुझे पीडीएफ खोल लेने दीजिए। हाँ, तो हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे कि कोल्ड वॉर के नहीं, सॉरी, सोवियत यूनियन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमने देखे थे। अब हम कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर नज़र डालेंगे, राइट? चलिए, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, राइट? मैं थोड़ा-सा फ़ास्ट होने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा जल्दी से, ठीक है? चलिए, देखिए, अब यहाँ क्या होता था, ये तो हमने पॉजिटिव चीज़ें देख ली सोवियत यूनियन के बारे में, ठीक है? लेकिन सोवियत सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन भी था, यानी कि जो सरकारी अफ़सर थे वो अपना बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दिखाते थे सोवियत यूनियन के सिस्टम के अंदर, और हम देखते हैं कि यही सरकारी अफ़सर और जो सरकार से जुड़े हुए लोग थे, ये हम देखते हैं अपना बहुत ज़्यादा दबदबा दिखाते थे। हम देखते हैं सोवियत यूनियन के अंदर, राइट? करप्शन वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है? चलिए, डेमोक्रेसी तो थी नहीं वहाँ पर, हमने देख लिया, ठीक है? एक ही पार्टी चला रही है जो चला रही है, अपोज़िशन भी आपने अलाउ नहीं किया, राइट? चलिए, फिर हम देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच भी वहाँ नहीं थी, ठीक है? लोग अपने मन से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, राइट? चलिए, सेंसरशिप बहुत ज़्यादा थी उस वक़्त, ठीक है? लोग कुछ भी लोगों को
अपने आइडियाज़ अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था, राइट? अब कुछ जर्नलिस्ट होते थे जो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते थे जोक्स और कार्टून्स के ज़रिए। लेकिन इन लोगों की आवाज़ को दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती थी, और जो भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करते थे, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते थे, उन्हें नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश की जाती थी, ठीक है? चलिए, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन को रिफ़ॉर्म की ज़रूरत होती है, रिफ़ॉर्म की ज़रूरत थी, राइट? इन्हीं नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से सोवियत यूनियन को रिफ़ॉर्म की ज़रूरत थी, ठीक है? हम देखते हैं कि जो वन पार्टी सिस्टम है उनका बहुत ही टाइट कंट्रोल था उसकी इकोनॉमी पे, राइट? और जो सरकारी अफ़सर थे वो जवाबदेह नहीं थे लोगों को लेकर के, राइट? अपने ही करप्शन में बिज़ी थे और कुछ नहीं करते थे, ठीक है? चलिए, कुछ नहीं करते थे इन द सेंस कि वो जो है लोगों को अगर किसी चीज़ का जवाब चाहिए होता था, लोग उनसे कुछ सवाल पूछते थे, तो वो जवाबदेह नहीं थे उसके लिए, राइट? वो बस अपने में ही खुश रहते थे। अब अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करते थे और करप्शन किया करते थे, राइट? चलिए, हाँ, अब होता क्या था कि देखिए, यूएसएसआर जो था वो रशिया और 14 कंट्रीज़ का समूह था, ठीक है? और रशिया बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ को, राइट? तो जो रेस्ट ऑफ द 14 कंट्रीज़ थी, इन्होंने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की कि सिर्फ़ रशिया ही डोमिनेट कर रहा है, हमारी आवाज़ को, हमारे कल्चर को दबाया जा रहा है, राइट? उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की कि रशिया के दबदबे को कम करना चाहिए, हमारी भी बात सुनी जानी चाहिए, राइट? लेकिन इनकी आवाज़ को भी दबाने की पूरी कोशिश की गई, ठीक है? इनकी बात को सुना ही नहीं गया, राइट? चलिए, ठीक है। रशिया ने सब चीज़ों को डोमिनेट किया और बाकी जो रीजन्स थे, बाकी जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने खुद को नेग्लेक्टेड महसूस किया रशिया के सामने, ठीक है? कहने को यूएसएसआर था लेकिन डोमिनेट रशिया ही कर रहा था, ठीक है? चलिए, हाँ, अब आएँगे इसमें हम आगे के कॉन्सेप्ट में, पहले ये देख लीजिए। कुछ लीडर्स को हम पढ़ते हैं सोवियत यूनियन के, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं व्लादिमीर लेनिन को, ठीक है? व्लादिमीर लेनिन हम देखते हैं 1870 से लेकर 1924 तक इनका जीवन काल रहा, 54 ईयर्स तक ये जिए, ठीक है। हम देखते हैं रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे ये लीडर थे सोवियत यूनियन के, ठीक है। हम देखते मतलब कि लीडर थे, रशियन रेवोल्यूशन को पूरी तरीके से लीड कर रहे थे, ठीक है। एक बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये उसके फाउंडर थे, राइट। हम देखते हैं रशियन रेवोल्यूशन के भी लीडर थे 1917 में। यूएसएसआर जब बना तो उसके फाउंडर हेड थे, फाउंडर हेड मतलब यूएसएसआर के उस वक्त हेड थे, सबसे टॉप पोजीशन पे थे और पहले हेड थे। यूएसएसआर जिस वक्त बना, जिस वक्त फाउंड हुआ, जिस वक्त फाउंड किया गया, इन्होंने फाउंड किया और हेड भी यही बन गए, ठीक है। चलिए, हाँ, अब यूएसएसआर का सबसे जो मोस्ट डिफिकल्ट फेज था 1970 से 24 तक। डिफिकल्ट फेज इसलिए था क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन जस्ट खत्म हुआ था और यूएसएसआर को अभी बड़ा बनाना था, राइट? यूएसएसआर को अभी बड़ा बनाना था, राइट? तो ऑफ कोर्स जब भी कोई इवेंट खत्म होता है और उसके बाद किसी कंट्री को बिल्ड करना होता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ आ जाता है, राइट? जैसे हम देखते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी, जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी, तो उसके बाद बहुत साल लग गए थे देश को खड़ा करने में, राइट? एकदम से ही देश अच्छा नहीं हो गया था, ठीक है? देश को बहुत सारी तकलीफ़ों से जूझना पड़ा, पार्टीशन हुआ, गरीबी देखनी पड़ी देश को, राइट? उसके बाद जाकर के चीज़ें ठीक हुई, ठीक है? ये मार्क्सिज़्म में मानते थे, मार्क्सिज़्म का आइडिया, मार्क्सिज़्म आप मान लो कैपिटलिज़्म जो होता है ना उसके बिल्कुल उल्टा है, ठीक है? सोशलिज़्म वगैरह से जुड़ा हुआ है। चलिए, मैं मार्क्सिज़्म आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। मार्क्सिज़्म एक सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ़िलॉसफ़ी है। सोशल मतलब समाज से रिलेटेड, पॉलिटिकल मतलब आप इसको पॉलिटिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, और इकोनॉमिक मतलब जो देश में जो इकोनॉमी चल रही है, जो मार्केट्स चल रहे हैं, आप उस पे भी इस आइडिया को अप्लाई कर सकते हो, राइट? फ़िलॉसफ़ी है, फ़िलॉसफ़ी मतलब इनके दिया हुआ एक आइडिया है, ठीक है? ये जो है कैपिटलिज़्म को अपोज़ करता है, राइट? कैपिटलिज़्म जो यूएस की आइडियोलॉजी थी उसको अपोज़ करता है, ठीक है? कहता है कि कैपिटलिज़्म जो है वो लोगों को एक्सप्लॉइट करती है। कैपिटलिज़्म में आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, राइट? इसका मतलब जो अमीर वर्ग है, वो अमीर वर्ग गरीब वर्ग को आराम से एक्सप्लॉइट कर सकता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी वहाँ पर तो होगी, यहाँ पर नहीं थी विस्तार में, वहाँ पर तो ज़रूर होगी। वहाँ पर जब प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उस पर जो अमीर लोग हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी में फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाएँगे। फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाने के लिए गरीब लोगों को हायर करेंगे उसे चलाने के लिए, राइट? और वहाँ पर लोगों को एक्सप्लॉइट भी करेंगे उन्हीं लोगों को, राइट? ज़्यादा वर्किंग आवर्स में एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ों में एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, राइट? कम सैलरी देकर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इन विच अ रूलिंग क्लास मतलब अमीर वर्ग, प्रॉफिट्स ऑफ द लेबर ऑफ द वर्किंग क्लास, यानी कि जो लेबर, गरीब वर्ग जो होता है, जो लेबर का काम करता है, उनसे अपना फ़ायदा निकलवा रहे हैं, प्रॉफिट निकलवा रहे हैं, राइट?
और उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, एंड एडवोकेट्स फॉर अ क्लासलेस स्टेटलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी। हाँ, मार्क्सिज्म में ये देखिए इनकी जो फोटो है, ये कार्ल मार्क्स साहब है, इन्होंने ये वाली आइडियोलॉजी दी थी, इसलिए इसका नाम मार्क्सिज्म पड़ा, राइट। कार्ल मार्क्स इनके सरनेम पर ही है, इस आइडियोलॉजी का नाम पड़ा है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म में अमीर वर्ग जो है वो गरीब वर्ग जो लेबर क्लास लोग होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और उनसे अपना फ़ायदा निकलवाते हैं, राइट। तो इनका कहना ये है कि हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जो क्लासलेस हो। क्लासलेस मतलब अमीर गरीब, फर्स्ट क्लास हाई क्लास लो क्लास, ये सारी चीज़ें जहाँ पर ना हो, ठीक है। और स्टेटलेस से कहने का मतलब है, जस्ट अ सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा था, जस्ट अ सेकंड। स्टेटलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी, स्टेटलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी इज द अल्टीमेट हायर फेज ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। कम्युनिज्म का ही एक एक्सट्रीम वर्जन है। कम्युनिज्म हमने देखा था सोशलिज्म का एक हार्श वर्जन है, और कम्युनिज्म का हार्श वर्जन है स्टेटलिस्ट कम्युनिस्ट सोसाइटी, ठीक है। वेयर कम्युनिटीज कोऑपरेटिवली मैनेज रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन। हाँ, मतलब कि कार्ल मार्क्स एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जो तो सबसे पहले क्लासलेस हो। क्लासलेस मतलब वहाँ पे अमीर गरीब, फर्स्ट क्लास हाई क्लास लो क्लास वाली चीज़ ना हो, राइट। एट द सेम टाइम स्टेटलेस भी चाहते थे। स्टेटलेस मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट ना हो, जो हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर जो कम्युनिटीज़ है, अलग अलग कम्युनिटीज़ है, वही सारी चीज़ें करे, ठीक है, प्रोडक्शन करे और पूरे देश को चलाए वही, ठीक है। चलो, आपको कम्युनिस्ट सोसाइटी भी क्लियर कर देते हैं और मैं खुद भी क्लियर कर लेता हूँ, चलो, ठीक है। हाँ, कम्युनिस्ट सोसाइटी एक सोशो इकोनॉमिक मॉडल है। सोशो इकोनॉमिक मतलब इसे सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो कि क्लासलेस होती है, क्लासलेस बता दिया, स्टेटलेस होती है एंड मनीलेस होती है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इन दिस सिस्टम देयर इज कॉमन ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, जितनी भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब आप लेबर ले लो, प्रोडक्शन में यूज़ होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसकी जो ओनरशिप है ना, वो हम देखते हैं कि पूरी सोसाइटी की होती है। और जो भी उससे पैसा ऑब्टेन होता है ना प्रोडक्शन से, जैसे आपने प्रोडक्शन किया उससे आपने पैसे कमाए, और वो जो पैसा होता है वो हम देखते हैं कि लोगों को उनकी एबिलिटी, उनके काम के हिसाब से दिया जाता है, राइट। यानी कि जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, राइट, दैट इज द थिंग। तो इस तरह की सोसाइटी हम देखते हैं कार्ल मार्क्स चाहते थे, ठीक है। चलिए, हाँ, अब वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। चलिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, एक टॉपिक ख़त्म करके हम इसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और जल्द ही हम ये चैप्टर भी ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये सब आपको समझ में आ गया यहाँ तक जो आपको पढ़ा है, ठीक है, ठीक है, आई होप आप समझ गए, ठीक है। और ये वाले भी समझ गए, ठीक है। ये मार्क्सिस्ट थे, मार्क्सिज्म में बिलीव करते थे, और जितने भी कम्युनिस्ट है दुनिया भर में उनके लिए बहुत अच्छी ये इंस्पिरेशनल इंसान है, राइट। चलिए, ठीक है। अब देखिए, आर्म्स रेस का मतलब होता क्या है, हथियारों के लिए कंपटीशन, राइट। आर्मी का कंपटीशन, यानी कि यूएस की आर्मी, यूएसएसआर की आर्मी, दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन मतलब किसके पास ज़्यादा हथियार है, किसके पास ज़्यादा अच्छे सोल्जर्स हैं, राइट। इन सभी चीज़ को लेकर कंपटीशन हो रहा है। नाम ही देख लो, आर्म्स रेस। आर्म्स मतलब आर्मी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, और रेस मतलब कंपटीशन। दोनों एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, मेरे पास ज़्यादा हथियार है, नहीं मेरे पास ज़्यादा हथियार है, मेरे पास ज़्यादा अच्छे सोल्जर्स हैं, नहीं मेरे पास ज़्यादा अच्छे सोल्जर्स हैं। इन सब चीज़ को लेकर के हम देख रहे हैं कॉम्पिटिशन हो रहा है, राइट। हाँ, तो आर्म्स रेस में हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन जो है ना, वो यूएस की आर्मी को कहीं ना कहीं मैच कर जा रहा था, राइट, मैच कर जा रहा था। मतलब कि यूएस के पास जितने वेपन्स, और हम देखते हैं कि जिस लेवल की आर्मी थी उस लेवल को ये भी मैच कर पा रहा था, ठीक है। बट एट ग्रेट कॉस्ट, इसके खर्चे ज़्यादा हो रहे थे। सोवियत यूएस का जितना खर्चा हो रहा था ना आर्मी को चलाने में और उसकी क्वालिटी मेंटेन करने में, सोवियत का उससे ज़्यादा हो रहा था, राइट। तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, ये एक अच्छी बात नहीं है, राइट। उनका जितना खर्चा हो रहा है डिफेंस में, आपका उससे ज़्यादा हो रहा है, दिस इज़ नॉट गुड, राइट। अगर आप सारा पैसा यहीं लगा दोगे तो बाकी सब जगह क्या लगाओगे, इकोनॉमी को कैसे चलाओगे अगर सारे पैसे तुम्हारे आर्मी और आर्म्स रेस में ही लग रहे हैं, राइट। आई होप आप समझ गए, ठीक है। टेक्नोलॉजी के मामले में सोवियत यूनियन पिछड़ा हुआ था, अगर उसे यूएस से कंपेयर करें तो। ऑफ कोर्स भाई, अगर तुम यू नो सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा मान रहे हो, ठीक है, इक्वालिटी में बहुत ज़्यादा मान रहे हो, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल अगर उसमें डूब चुके हो उस आइडियोलॉजी में, तो आप जब भी प्रोडक्शन होगा
आप ह्यूमन लेबर को हायर करोगे और मशीन से प्रोडक्शन कम करोगे, राइट? ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उस वजह से आप टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है? ह्यूमन लेबर से ही आप सारी चीज़ें चलाते जाओगे, राइट? और टेक्नोलॉजी पे आप उतना इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी पे पिछड़ जाता है वेस्ट से। ऊपर से बहुत सारे पैसे तो इसने आर्म्स रेस में ही लगा रखे हैं, राइट? तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है। चलिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका यूएस जितना नहीं था। ट्रांसपोर्ट पावर वगैरह ठीक-ठाक थी इसकी, लेकिन यूएस के लेवल की नहीं थी, राइट? ठीक है। और लोगों के जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस थे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस का मतलब हुआ लोग पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से जो एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कि लोग पॉलिटिकली क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको राइट्स मिले, राइट? उनको इक्वालिटी मिले, राइट? उनके साथ करप्शन ना हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है? और इकोनॉमी से लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको अच्छी इनकम मिले या जो भी वो सामान खरीद रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो, राइट? तो ये सारी जो इच्छाएं थी लोगों की, ये पूरी नहीं हो रही थी, राइट? अब देखिए 1979 में हम देखते हैं कि यूएसएसआर वाले अफ़गानिस्तान में इन्वेजन करते हैं, ठीक है? और अब चूँकि वो वहाँ पे इन्वेजन करते हैं, तो इन्वेजन करने में खर्चा वगैरह बहुत होता है, राइट? आर्मी का खर्च, यहाँ पर भी आपको आर्मी में बहुत खर्चा डालना पड़ेगा, वेपन्स का खर्चा डालना पड़ेगा, राइट? तो चूँकि आपने बहुत सारे पैसे यहीं डाइवर्ट कर दिए, अफ़गानिस्तान को पकड़ने में ही आपने इतने सारे पैसे डाइवर्ट कर दिए, तो उसके वजह से आपके जो सोवियत यूनियन का जो सिस्टम है, जो इकोनॉमी वगैरह है, वो तो और ख़राब होते जाएगा, क्योंकि आपने वहाँ पैसे डाले नहीं, वहाँ से पैसे हटाकर आपने यहाँ अफ़गानिस्तान को कैप्चर करने में लगा दिए, आर्म्स रेस में लगा दिए, राइट? तो इन सब वजह से सोवियत सिस्टम और ख़राब हो गया, ठीक है। हम देखते हैं पैसे इनको मिल रहे थे, ठीक है? सोवियत यूनियन में ऐसा नहीं था पैसे की कमी थी, पैसे मिल रहे थे, पैसे चल रहे थे, वहाँ पर पैसे अच्छे हाथ से सर्कुलेट हो रहे थे, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं थी, काम उतने अच्छे तरीके से हो नहीं रहा था, टेक्नोलॉजी में तो ये लोग ऐसे ही पिछड़े हुए थे, ठीक है? अब हम देखते हैं, चूँकि ये लोग आर्मी और ये सब में बहुत पैसे लगा रहे थे और इकोनॉमी वगैरह में उतने पैसे लगा नहीं रहे थे। ऑफ़ कोर्स अगर आप ये आर्मी डिफेंस में इतने पैसे लगाओगे, तो इकोनॉमी वगैरह में तो बड़ी पैसे जाए लगेंगे ही नहीं वहाँ पे, राइट? इन्वेस्ट ही नहीं होंगे। जैसे अगर आपने वर्ल्ड वॉर वगैरह के बारे में भी पढ़ा होगा, तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस वक़्त इकोनॉमी शैटर हो गई थी पूरी दुनिया की, राइट? क्योंकि सारे पैसे हम देखते हैं आर्मी को मेंटेन करने, आर्मी को खाना पहुँचाने, इन्हीं सब चीज़ों में लग गए थे, राइट? तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है जिसकी वजह से हम देखते हैं कंज़्यूमर गुड्स मतलब जो लोग सामान जाकर खरीदते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, राइट? उसकी शॉर्टेज हो गई, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए पैसे ही नहीं है, सारे पैसे आप आर्म्स रेस में लगा दे रहे हो, राइट? अब चूँकि अपने देश में है नहीं, शॉर्टेज हो गया कंज़्यूमर गुड्स का, तो हमें फूड बाहर से मँगाना पड़ रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1970s आते-आते सोवियत इकोनॉमी इन सभी कारणों की वजह से बिल्कुल गिरने लगी और फिर हम देखते हैं 1970s के बाद बिल्कुल स्टैग्नेंट ही हो गई। स्टैग्नेंट हो गई इन द सेंस कि गिर रही थी, उसके बाद अपने लोएस्ट लेवल पे आके रुक गई, राइट? मतलब ग्रोथ नहीं थी इस इकोनॉमी में बिल्कुल भी, राइट? 1970s के बाद बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं थी, राइट? ठीक है। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक है? इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपके लिए आगे के टॉपिक्स के भी वीडियो लेकर के आऊँगा फॉर द वेरी श्योर। और आई थिंक मैं थोड़ा-सा स्लो पढ़ा रहा हूँ, बट नाउ आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा-सा जल्दी पढ़ाऊँ, बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स हम किसी ऑफ़लाइन क्लास में नहीं बैठे हैं, हम जो हैं एक ऑनलाइन सेटअप में बैठे हैं, राइट? तो यहाँ पर आप कितनी बार भी वीडियो को देख सकते हो समझने के लिए, राइट? अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं हो रहा तो, राइट? हाउएवर अगर आपको मेरे टीचिंग मेथड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में, राइट? बाकी तो लेट्स एंड दिस वीडियो। आई होप आपको पहला टॉपिक हमारा समझ में आया। बाकी टॉपिक्स पे भी हम ज़रूर वीडियो लेकर के आएँगे और उसे जल्दी-जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, राइट? चलिए, थैंक यू।